अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू सो भाई मच। सलाम अलैकुम आपको, आपके सुनने वालों को सलाम, नमस्कार, हेलो, हाय। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि डॉक्टर साहब का भी एक ज़बरदस्त किस्म का यूट्यूब चैनल है, उनको भी सब्सक्राइब कीजिए और देखा करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले सर हम बात करेंगे अमेरिका की और इंडिया चाइना की जो है वो एक न्यूज़ आई थी कि अमेरिका जो है वो इंडिया की मदद करेगा चाइना को हैंडल करने में या चाइना के साथ ज़ाहिर है एक अजीब-सा रिश्ता रहा है हमेशा से इंडिया का भी और अमेरिका भी चाहता है कि चाइना को दबाए। तो आपके ख्याल से ये सब क्या हो रहा है और या फिर ये कि इंडिया को इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा कहीं जैसे अमेरिका ने पहले अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान को यूज किया था? देखिए, मैं मजाक से ये कहता हूँ कि आपने सुपर हीरोज के तो कॉमिक्स वगैरह पढ़े होंगे ना, जी। और बचपन से भी। तो सुपरमैन सुपरमैन के साथ हमेशा एक साइड किक हुआ करता था, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, लेकिन जैसा बैटमैन और रॉबिन, हुँ, राइट। तो सुपरमैन अकेला, जो सुपर हीरो है वो अकेला नहीं जीत सकता है, उसको हमेशा एक साइड किक की जरूरत थी। तो कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका का साइड किक वाज यूरोप, वेस्टर्न यूरोप। तो अमेरिका ने नेटो के थ्रू जो सोवियत यूनियन से कंपटीशन किया तकरीबन 1945 से 1991 तक, तो वो यूरोप वाज प्लेइंग द साइड किक। लेकिन साइड किक होने का नुकसान ये है कि अगर जंग होती तो यूरोप में होती, अमेरिका पे नहीं होती। अगर अमेरिका हुँ, रशिया सोवियत के बीच में जंग होती तो इट वुड हैव बीन फॉट इन वेस्टर्न यूरोप। हुँ, बम गिरते तो वहां गिरते, न्यूक्लियर वेपन्स। हुँ। सो देयर इज अ रिस्क टू बीइंग द साइड किक ऑफ द सुपर हीरो। तो अब जो नया नेमेसिस आ गया है, नया सुपर विलन है, वो चाइना है, और अमेरिका को चाहिए एक साइड किक। तो बैटमैन का जो रॉबिन है वो इंडिया में तलाश कर रहे हैं। तो अगर इंडिया उनका साइड किक बन जाता है तो फिर ये बैटमैन और रॉबिन मिलकर चाइना को हराएंगे। लेकिन उसकी रिस्क इंडिया के लिए ये है कि खुदा ना करे अगर जंग हो जाती है अमेरिका की चाइना से, द बैटलफील्ड विल बी नियर इंडिया। यानी सही। सबसे करीब हुँ, हमें कहाँ फेंकेगा चाइना, पहले वहां से लॉस एंजलिस में मारेगा हुँ, मिसाइल या दिल्ली में मारेगा। हुँ, सो दैट इज द रिस्क फॉर इंडिया कि अगर वो अमेरिका के साथ बहुत ही करीब आ जाता है टू सच एन एक्सटेंड के जिस तरह से वेस्टर्न यूरोप आ गया था, तो वेस्टर्न यूरोप बच गई ना कि सोवियत यूनियन के साथ जंग नहीं हुई। अगर जंग होती तो ये जर्मनी, फ्रांस वगैरह में बहुत नुकसान होता। सो दैट इज द प्लान। और आप जो रेफरेंस कर रहे हैं वो नेशनल डिफेंस डॉक्यूमेंट जो अभी रिलीज किया है पेंटागन ने 27 अक्टूबर को। तो इनकी नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी में उन्होंने अमेरिका इंडिया को डेजिग्नेट किया है एज ए मेजर डिफेंस पार्टनर, और शायद उसकी रोशनी में उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो मेजर कंपेटिटर है और चैलेंजर है वो चाइना है। मल्टी डोमेन चैलेंज है चाइना का, और हम कोशिश करेंगे कि ये मल्टी डोमेन चैलेंज के खिलाफ एक इंटीग्रेटेड डिटरेंस पैदा करें, और उसमें इंडो पैसिफिक में इंडिया का बहुत अहम रोल है। और ये नाम तो अगर आप किसी से भी पूछ लें कि इंडो पैसिफिक को इंडो पैसिफिक क्यों कहते हैं, तो बेसिकली हुँ, दो ओशंस की बात की है उन्होंने, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन। इसको फ्री रखना है, इसमें से ट्रेड। हुँ। लेकिन ऑफ द कफ, ऑफ द record, they would say to put India in the Indo-Pacific. तो इस तरह से भी उस द होल आइडिया ऑफ दैट स्ट्रैटेजी, उससे पहले उस स्ट्रैटेजी का नाम था पिवट टू एशिया, जो ओबामा के ज़माने में था। तो फ्रॉम पिवट टू एशिया टू इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का मकसद ही ये था कि इंडिया को ये आने वाली कोल्ड वॉर है जो चाइना से, उसमें इंडिया को इन्वॉल्व करें और रिक्रूट करें ताकि वो वेस्ट के साथ और अमेरिका के साथ खड़े हो जाए। और इंडिया का भी मतलब, क्योंकि चाइना के साथ उतने फ्रेंडली रिलेशंस नहीं हैं, खासतौर से गलवान के बाद 2020 में जो हादसा हुए, और पुरानी 62 में भी जंग हुई है। इंडिया इंडिया जब अपनी सिक्योरिटी की बात करता है तो 2.5 फ्रंट्स की जो बात होती है, जिसमें एक फ्रंट इज चाइना।
बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर साथ-साथ चाइना के साथ हमेशा से इंडिया के टर्म्स जो हैं वो खराब रहे हैं। अभी रिसेंटली भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन जो थी वो बढ़ गई थी और ज़ाहिर है जंग तक बात चली गई थी। लेकिन अगर हम देखें अमेरिका को, तो अमेरिका के लिए भी एक यही इंप्रेशन दिया जाता है पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता कहाँ तक सही है, कि वो हमेशा दूसरी किसी कंट्री को इस्तेमाल करता है अपने लिए। अपनी ज़मीन से उसने कभी कोई जंग नहीं लड़ता, हमेशा किसी दूसरी कंट्री को जो है, चाहे वो गल्फ कंट्रीज़ हों, चाहे पाकिस्तान हो। तो इस बार अगर इंडिया की तरफ जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल इंडिया वैसे तो काफ़ी बैलेंस किस्म की उनकी फॉरेन पॉलिसी है, लेकिन इस बात से आपको क्या लग रहा है कि ये बैलेंस कर पाएँगे या अमेरिका की तरफ हो जाएँगे? देखिए, फायदे बहुत हैं अमेरिका के साथ अलाइन होने हुँ, के, और मतलब जो मुल्क इस्तेमाल हुए हैं, मतलब मिसाल तो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये था कि गवर्नमेंट वाज़ प्रो अमेरिका, पॉपुलेशन हमेशा से एंटी अमेरिकन है। मुझे हुँ, समझ में नहीं आता। बातें वो बहुत एंटी अमेरिकन कहते हैं, उनको वीज़ा दें, वो वैसे ही छोड़ के आ जाते हैं फौरन, हुँ, व्हिच इज़ मुझे समझ में नहीं आता। फिर यहाँ आके 30 साल यहाँ रह के फिर यहाँ एंटी अमेरिकन बातें करते हैं। सो आई नेवर अंडरस्टैंड दैट। बट द थिंग इज कि लेकिन जो मुल्क अमेरिका के साथ गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों ही साथ है अमेरिका के साथ, उनके साथ अमेरिका के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। जापान को ले लें आप, 1946 के बाद से द रिलेशनशिप विद जापान बहुत अच्छा है। इसमें कोई ऐसा इस्तेमाल जापान को नहीं किया है। जापान हैज़ बेनिफिटेड कंसिस्टेंटली। और जापान के लिए अगर फ्रॉम एक नुकसान अगर ये देखें कि उसको न्यूक्लियर पावर बनने से अमेरिका ने रोका है, बट अमेरिका हैज एक्सटेंडेड न्यूक्लियर डिटरेंस, यानी अगर वो जापान को अलाई है, जापान को आप हमला करें तो अमेरिका विल डेफिनेटली कम इनटू द वॉर। तो इट इज समथिंग ग्रेट फॉर जापान टू हैव ये डिटरेंस। फिर अमेरिका के साथ ट्रेड, जापान की इकोनॉमी एक्सप्लोड हुई 1970s में, होंडा और टोयोटा अमेरिका को एक्सपोर्ट कर कर। सो दे हैव बेनिफिटेड फिनोमिनली, डेमोक्रेसी भी बन गए, अमीर मुल्क भी बन गए। अगर आप दूसरी मिसाल भी लेते हैं, साउथ कोरिया का भी वही मिसाल है, ताइवान का भी वही मिसाल है, जर्मनी का। सबसे प्रो अमेरिका जो पॉपुलेशन है दुनिया में अभी भी जर्मन पॉपुलेशन है। वहाँ पर एक जर्मन एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन स्टडीज है। तो उन्होंने मुझे बुलाया था कीनोट एड्रेस देने के लिए चंद साल पहले। जब मैं वहाँ गया तो मैं हैरत अंगेज रह गया कि इतना बड़ा था वो एसोसिएशन कि कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 2000 स्कॉलर्स थे, प्रोफेसर्स थे जो अमेरिका को पढ़ते हैं जर्मनी में। सो दीज आर कंट्रीज हु हैव हैड ग्रेट रिलेशनशिप, और उसमें ताल्लुकात बढ़ जाते हैं, पीपल टू पीपल रिलेशंस। तो इंडिया का जो इश्यू है, इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक पाकिस्तान। एक तो एक इंडियंस बहुत ज्यादा तादाद में है अमेरिका में, तकरीबन 4 मिलियन से ज्यादा है। दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल, दे आर ऑल्सो इन लीडरशिप पोजिशंस। कई बार बात किए हैं सीईओ के बारे में, और अब गवर्नमेंट में तकरीबन 100-150 से ज्यादा लोग हैं। सो देयर इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल रिलेशनशिप। मैं आपको एक दिलचस्प वाकया सुनाता हूँ। मैं जब पीएचडी कर रहा था, ये 1998 की बात है, तो मेरे जो प्रोफेसर थे वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वो हार्वर्ड से पीएचडी है, एंडी बेनेट। तो वो टेन्योर मिल गया था उनको। तो टेन्योर की दावत में मुझे भी और मेरी बेगम को भी घर बुलाए। जब हम घर गए तो ही वाज कुकिंग इंडियन फूड। तो मैंने पूछा, एंडी हुँ, क्या सिर्फ मेरे लिए किया है? मैं तो स्टूडेंट हूँ आपका, बाकी तो पूरे हुँ, फैकल्टी प्रोफेसर्स वगैरह थे। तो ये कहते हैं नहीं, मैं हार्वर्ड में जहाँ रहता था, मेरे बाजू एक इंडियन रेस्टोरेंट थी, उसमें वो खाने से उनको इतना मजा लग गया कि ही स्टार्टेड कुकिंग। तो हुँ, दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट कि ये जो क्विजीन, कल्चर, म्यूजिक, आपको पता है मेरे घर से तकरीबन सिर्फ आधे मील दूर पर मॉल में थिएटर है जिसमें हिंदी और तेलुगु मूवीज ऑन द सेम डे लॉन्च होते हैं जहाँ इंडिया में हुँ, होते हैं। तो हम यहाँ पे फ्राइडे रात को जाके कभी कभी देख लेते हैं इंडियन फिल्म्स। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज के इट इज नॉट जस्ट ए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज वाइज। फॉर एग्जांपल 3-4 साल पहले, मेरे ख्याल से 2017 में, जो फुलब्राइट कमीशन है उसका बहुत बदल गया है, पार्टनरशिप बन गई है। सो आप पाकिस्तान से भी आ सकते हैं फुलब्राइट, लेकिन अमेरिकन आर पेइंग फॉर इट। लेकिन जो इंडिया और अमेरिका का फुलब्राइट है, इट्स पार्टनरशिप, इट्स कॉल्ड जवाहरलाल नेहरू एंड फुलब्राइट आई थिंक। तो हुँ। इस तरह से ये पीपल टू पीपल रिलेशंस, मल्टी लेवल रिलेशंस, बिजनेस
एकेडेमिया, सोशल, कल्चरल, इस तरह के चीजें हैं। अभी इंडिया हैज टू अप इट्स गेम। इंडिया का जो गेम है अभी भी थोड़ा लो लेवल पे है कंपेयर टू चाइना। मिसाल के तौर पे चाइना ने कई जगहों में, यूनिवर्सिटीज में, दुनिया में कन्फ्यूशन सेंटर्स खोल रखे, बहुत सारे पैसे देते हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को चाइनीज जुबान सिखाई जाती है वगैरह। आई थिंक आप फ्रीज हो गए हैं आरजू। नेटवर्क तंग कर रहा है आपको? को और एक सेकंड में मिनट लिख लूँ ना। आई थिंक अभी ठीक है, मैं इसको फिर एडिट कर लूंगी। सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अमेरिका के बारे में बार बार ये भी बात की जाती है कि अमेरिका कमजोर होता जा रहा है और एज अ सुपर पावर उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं रह पाएगा। वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी हैं जो हमें डिफरेंट लोग बताते भी रहते हैं। तो आपके ख्याल से कहाँ तक ये बात सही है? देखिए, अभी रिसेंटली एक नई किताब आई हुई है मैंडलबॉम नाम के ऑथर से, हिस्टोरियन। तो उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है सो was a rising power till World War I. World War II से लेके 1980, मतलब by World War II America had become a great power. World War I में भी it was a great power. फिर वो कहते हैं कि जब ये जो कोल्ड वॉर का कंपटीशन चल रहा था उसमें अमेरिका वाज अ सुपर पावर। लेकिन 1991 के बाद से टिल 2001, ये 10 साल का जो पीरियड है, उसमें अमेरिका वाज अ हाइपर पावर, यानी इट वाज अ यूनिपोलर मूवमेंट, पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा। सो जो लोग कहते हैं कि अमेरिका इज डिक्लाइनिंग, ये मैं 1970s 80s में भी आपको किताबें मिलेंगे विच इज द डिक्लाइन ऑफ अमेरिका, द डिक्लाइन ऑफ अमेरिका। सो मिसाल के तौर पे अगर आप इस साल के सारे इंडेक्सेस देखें, मिलिट्री इंडेक्स देखें, अमेरिका इज स्पेंडिंग 800 बिलियन, चाइना 250 बिलियन। तो चाइना से 3 गुना से ज्यादा अमेरिका का डिफेंस बजट है। अगर आप टॉप 10 में तकरीबन बाकी के 9 को ऐड कर लें तो भी अमेरिका के उतना डिफेंस बजट नहीं होता। इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो थर्ड है, वो 73 या 76, 80 बिलियन से कम है, यानी 10% भी नहीं है अमेरिका का। तो आप डिफेंस में देख लें, इंडिया इज स्पेंडिंग सो मच मनी, अमेरिका। लेकिन अमेरिका और इंडिया के बजट को आप कंपेयर करें, जो इंडिया की जो कटिंग एज हथियार है वो खरीदे हुए हैं, वो खरीद के पावर बन रहा है। S-400 रशिया से खरीद रहा है, रफाले फ्रांस से खरीद। अमेरिका किसी से हथियार नहीं खरीदता, अमेरिका मेक्स इट्स ओन वेपन्स। यही बहुत बड़ी फर्क चीज है। अगर लंबी जंग हो गई, यू विल रन आउट ऑफ सप्लाईज इफ यू आर बाइंग। हम बनाते हैं। एक वो क्वालिटेटिवली बहुत फर्क है कि वी मेक द बेस्ट वेपन्स इन द वर्ल्ड एंड यू बाय व्हाटएवर वेपन्स यू कैन बाय। चाइना इज गेटिंग देयर, चाइना भी खुद अपनी ही हथियार बनाने लगा। सो अमेरिका इज स्टिल द बेस्ट जहां पे मिलिट्री टेक्नोलॉजी की सवाल है। आपको पता है कि जो इराक की फौज थी, इट वाज कंसिडर्ड ए रेप्लिका ऑफ द रेड आर्मी, और उसकी तो धज्जियां उड़ा दी ना। मैं अभी जो गल्फ वॉर जो हुआ है 2003 में, कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं था, राइट? तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि दैट इज व्हाट अमेरिका कैन पोटेंशियली डू टू रशिया आल्सो, जो इराक को किया। सो मिलिट्री की हद तक देयर इज नो कंपटीशन। इकोनॉमी ले लें आप, अभी भी $23 ट्रिलियन है। इंडिया इतना उचक रहा है कि हमारी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन हो गई, हम बर्तानिया से आगे चले गए। अरे भाई, आपकी 3 है, उसके बाद 20 को ऐड करें, फिर अमेरिका आएगा। और अमेरिका का पॉपुलेशन इज 1/4 ऑफ इंडिया, राइट? चाइना को ले ले, चाइना का भी पॉपुलेशन इज
4 टाइम्स अमेरिका, बट उसकी जो जीडीपी है वो 17 है। इट्स नॉट एनीवेयर नियर। तो इकोनॉमी में भी बहुत फर्क है, प्रोडक्टिविटी, सिटीजन्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ देख लें आप, बहुत ज्यादा फर्क है। पर कैपिटा इनकम 60,000 से ज्यादा है हमारे पास। तीसरी चीज ये है कि इस साल के आप पावर इंडेक्स, सॉफ्ट पावर इंडेक्स में जाके देखें, इट्स स्टिल अमेरिका इज द नंबर 1 सॉफ्ट पावर इंडेक्स। बच्चे उठते हैं, यहाँ आते हैं। आपको पता है फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर की आधी फैमिली यहाँ पर है, भाई भी यहाँ पर है, बेटा भी यहाँ पर है, सब यही होते हैं। कोई दूसरे मुल्क नहीं जाते। सो दिस इज टॉक लेकिन रियलिटी में बहुत फर्क है कि कैचअप। और जो एक्चुअल द डिक्लाइन ऑफ पावर जो कह रहे हैं ना, अमेरिका हैज डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव पावर। तो 1940 से जो अमेरिका की का बैलेंस ऑफ पावर सोवियत यूनियन से जो ज्यादा था, उसके बाद इट हैज रिसीडेड बिकॉज एशिया में इकोनॉमीज ग्रो होने लगी। सो स्पेशली चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है और इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, सो उससे इनका शेयर बढ़ गया है ग्लोबल जीडीपी का, खासतौर से एशिया का। अगर आप 1800 में चले जाए, 1800 या 1700 में चले जाए, 1700 में, तो जो एशिया का शेयर था अब उसके करीब करीब आने लगा है। तो ये जो कहना कि एशिया इज ग्रोइंग, इट्स नॉट। एशिया इज ट्राइंग टू रिटर्न टू इट्स प्लेस। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे ज्यादा आबादी है, इट शुड हैव द बिगेस्ट जीडीपी टोटल ना। तो अमेरिका का जो शेयर है इन परसेंटेज इज रिड्यूसिंग, बट इसका मतलब नहीं है कि अमेरिका इकोनॉमी इज गोइंग नेगेटिव। देयर इज नो नेगेटिव ग्रोथ। इस बार भी थर्ड क्वार्टर में फिर हमारे पास 2.5% की ग्रोथ हो गई। सो अमेरिका इज इकोनॉमिकली ग्रोइंग। बस कमजोरी यहाँ पे आ गई है कि जो अमेरिका की जो इंटरनल टेंशन्स हैं वो बढ़ते जा रही है। इंटरनल एलिट के बीच में जो कोहेजन था वो फ्रैक्चर हो रहा है। दैट इज वेयर द वीकनेस इन द पावर विल कम, बिकॉज इंटरनली डिसीजन मेकिंग ठीक ठाक नहीं होंगे। और इसकी सिंपल वजह यह है कि डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ द वाइट पीपल। अमेरिका ज्यादा से ज्यादा और 25 साल तक वाइट मेजॉरिटी मुल्क रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि द वाइट कम्युनिटी विल नॉट बी इन पावर, दे विल बी इन पावर मे बी फॉर अनदर 100 years, लेकिन दे विल नॉट बी मेजॉरिटी। वो प्लूरलिटी में आ जाएंगे, यानी 45-40%, और रिलेटिवली उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन होते रहेगा। सो दैट इज क्रिएटिंग ए टेंशन, जिससे पीपल लाइक मार्जरी टेलर ग्रीन और डोनाल्ड ट्रंप वगैरह बहुत एजिटेटेड हो गए। रेसिज्म बढ़ गया है उसकी वजह से। बाद लोगों का ख्याल है कि वी माइट इवन हैव अ सिविल वॉर इन अमेरिका इन द नेक्स्ट 10 साल के अंदर। लेकिन ये सिविल वॉर की नोयत विल बी मोर लाइक टेररिज्म रादर देन एक्चुअल जंग। आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारे जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, उसके घर में एक शख्स ने घुस के उसके शौहर को मार दिया, बट probably his intention was to hurt her। तो इस तरह के एपिसोड्स बढ़ रहे हैं जो पहले was unthinkable, you know। So उस तरह से there is a weakness in America, but it is still the indispensable nation। आप ये जंग देख लें, सबका एस्टिमेट था कि रशिया एक हफ्ते में जीत जाएगा यूक्रेन से। अब तकरीबन क्या फरवरी में शुरू हुआ, दिस इज नवंबर में आ गए, 9 महीने हो गए। तो इस 9 महीनों में इट इज ओनली बिकॉज ऑफ अमेरिका वेपन्स, अमेरिकन हथियार सपोर्ट की वजह से यूक्रेन इज एबल टू स्टैंड अप टू रशिया। लेकिन सर साथ साथ अमेरिका के सऊदी अरब से भी हमने देखा कि थोड़े से टर्म्स जो है वो खराब हुए थे, या थोड़ी टेंशन आई थी बीच में। हमें सऊदी अरब भी जो है वो ऑयल को लेकर और उसको इस तरह की बात को लेकर जो है अमेरिका से जरा नाराज था, जो कि बहुत कम देखने में आया है, क्योंकि सऊदी अरब तो हमेशा से वही करता है जो अमेरिका कहता है। और ये बात भी कई लोगों ने कहा कि ये भी वीकनेस शो करती है अमेरिका की। सऊदी अरब का प्रॉब्लम यह है कि जब से ओबामा प्रेसिडेंट बने थे सेकेंड टर्म, और उन्होंने ईरान के साथ जो नेगोशिएशन शुरू किए थे, खासतौर से JCPOA, सऊदी अरब उसके बहुत खिलाफ था। उसकी वजह से जब से सऊदी अरेबिया की ओरिएंटेशन बदल गई, इजराइल की तरफ भी उनके मतलब दे हैव वेरी गुड रिलेशंस विद इजराइल विदाउट ऑफिशियली हैविंग गुड रिलेशंस विद इजराइल। लेकिन मैं आपको इतना बताता हूँ अगर ईरान जोर से डकार लिया
तो फिर ये भाग के आ जाएंगे हमारे पास फिर गुलामी में वापस आ जाएंगे। मैं मजाक से कहता हूँ, आपको पता है सऊदी किंग को कहते हैं द कस्टोडियन ऑफ द टू होली मॉस्क्स। तो मैं मजाक से अमेरिकन प्रेसिडेंट को कहता हूँ कि द यूएस प्रेसिडेंट इज द कस्टोडियन ऑफ द टू होली मॉस्क्स। सो हम हैं असल खादिमुल हरमैन, वी आर द वंस हु प्रोटेक्ट सऊदी अरेबिया। जब भी सऊदी अरेबिया को जरूरत पड़ी मिलिटरीली, वी वर द वंस हु आर हेल्पिंग देम। और उनके वो इसलिए भी नाराज है कि बाइडेन ने उनकी मदद खत्म कर दी ना यमन वाली जंग में, बट अदरवाइज द यूएस हैज सपोर्टेड देम। गल्फ वॉर 1 में जाके इनको बचाया। इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। सऊदी क्योंकि अरेबिया सर बाइडेन को क्योंकि जी सर बाइडेन को भी यही कहा जाता है ना कि बहुत कमजोर प्रेसिडेंट साबित हुए हैं, किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन किसी को पसंद नहीं आया ये प्रेसिडेंट अमेरिका के। देखिए, बाइडेन का जो बाइडेन हैज एन इमेज प्रॉब्लम। बाइडेन हैज एन इमेज प्रॉब्लम। सो फॉर एग्जांपल, मैं एक्चुअली 2 दिन पहले सेनेटर क्रिस्टोफर कून्स, जो सेनेट फॉरेन रिलेशंस के चेयरमैन हैं, उनसे ये बात पूछी थी कि बाइडेन ने काफ़ी डोमेस्टिक अचीवमेंट्स किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल पास की है उन्होंने, ये जो इन्फ्लेशन रिडक्शन बिल पास की उसमें 450 बिलियन एनवायरमेंटल के लिए है। इससे पहले किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एनवायरमेंट के लिए इतना कमिट नहीं किया। ये यूक्रेन की जंग में वी हैव सपोर्टेड दिस। मिडल ईस्ट में अभी एब्राहमिक अकॉर्ड्स बढ़ने लगे। आपको पता है कि लेबनान से भी इसराइल का एक अंडरस्टैंडिंग अचीव हो चुकी है। सो ही हैज एक्सपैंडेड द एब्राहमिक अकॉर्ड्स, बिल्कुल फलस्तीन को आइसोलेट करके रख दिया, कोई नहीं रहा बाकी। सो ही हैज बीन अग्रेसिव। उन्होंने अफगानिस्तान का जो मिसमैनेज किया है, द रिट्रीट, दैट इज वन फॉरेन पॉलिसी वीकनेस आपको नजर आ रही है। लेकिन ही हैज मेड वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स ऑन द इश्यू ऑफ ताइवान और रशिया को लेके। सो आई एम नॉट श्योर व्हाई पीपल थिंक, अमेरिका में भी उनकी अप्रूवल रेटिंग छिपकी हुई है, बस वो 42 से ऊपर जा ही नहीं रही, जो कुछ भी कर ले। और उसकी एक वजह ये बताई जा रही है, मतलब सेनेटर कून्स ये कह रहे थे कि जो बहुत सारे कंजर्वेटिव बिलियनर्स हैं अमेरिका में, उन्होंने बहुत सारे तकरीबन $2 बिलियन इस मिड टर्म इलेक्शंस के तरफ खर्च किए हैं। और दे आर डूइंग 2 थिंग्स, मतलब जैसा कि अगर पेंसिल्वेनिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स हैं उनको भी अटैक कर रहे हैं और बाइडेन को भी अटैक कर रहे हैं। तो ये मुसलसिल जो बाइडेन के खिलाफ एड्स वगैरह आ रहे हैं, उसके वजह से हिज व्यू इज डाउन। बट मुझे लगता है कि बाइडेन, ये पहले मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट बनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज सम, उनमें थोड़ा बहुत एंटी मुस्लिम कीड़ा है। पाकिस्तान को कह दिया उठा के डेंजरस मुल्क उसके बाद अगर पाकिस्तान डेंजरस मुल्क है तो भाई आप उसकी F-16 को क्यों सर्विस कर रहे हैं? वो F-16 आर द वंस व्हिच विल यूज टू ड्रॉप न्यूक्लियर वेपन्स। इफ एग्जैक्टली, इट इज वर्ल्ड डेंजरस, बैंक से भी पैसे मिल रहे हैं, IMF से भी पैसे मिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो वो कुछ समझ में नहीं आई बात। दूसरी चीज ये है, आपको पता है जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे, इन्होंने जाके टर्की में भी अर्दोगान के साथ द रिलेशनशिप वे नॉट वेरी गुड। तीसरी चीज ये है कि इन्होंने मिडल ईस्ट में हर जगह फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी ट्रम्प की रिवर्स की, लेकिन मिडल ईस्ट में जेरूसलम वगैरह को लेकर ही इज कंटिन्यूइंग विद द सेम फॉरेन पॉलिसी। मैंने कई बार आर्टिकल्स लिखे हैं कि मिडल ईस्ट के हवाले से कि देयर इज नो डिफरेंस। मैंने पहले भी लिखा था, इलेक्शन के से पहले, इलेक्शन के बाद भी लिखा कि बाइडेन और ट्रम्प में कोई फर्क नहीं है यहाँ तक कि मिडल ईस्ट का सवाल है। सो वेरी सिमिलर पॉलिसीज। और अब जो सऊदी अरब के साथ खासतौर से जो टेंशन हो रही है, ही इज फ्रस्ट्रेटेड कि आज आज से 6 दिन के बाद मिड टर्म इलेक्शन है अमेरिका में, और इट इज लुकिंग मोर एंड मोर के डेमोक्रेट्स विल लूज कंट्रोल ऑफ द कांग्रेस। अगर कांग्रेस का कंट्रोल चले जाता है, एक भी हाउस चले जाता है, अगर लोअर हाउस चले गया या सेनेट चले गया, तो बाइडेन के अगले 2 साल बेकार हो जाएंगे। He will not be able to pass any bill, basically lame duck president हो जाएंगे, right? तो एक किस्म का फ्रस्ट्रेशन है डेमोक्रेट्स में, एंड दे फील कि देखिए यहाँ पे जो झगड़ा चल रहा है, हमेशा कंजर्वेटिव्स कल्चर का इस्तेमाल करते थे
और डेमोक्रेट्स इकोनॉमिक इश्यूज। इस मिड टर्म में उल्टा हो गया। तो डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि ये अबॉर्शन के मसले को लेकर जनवरी 6 में हमारी डेमोक्रेसी कम हो रही है, ह्यूमन राइट्स कम हो रहे हैं। पहली बार 50 साल में विमेन राइट्स एक्सपैंड होने के बजाय विमेन्स राइट्स श्रिंक हो गए हैं अमेरिका में। तो इस मसाइल को लेकर डेमोक्रेट्स कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ ज्यादा से ज्यादा औरतें वोट करें, बल्कि कंजर्वेटिव औरतें भी डेमोक्रेट्स के लिए वोट करें, जो कैंसस में एक बार हो चुका है चंद महीने पहले। लेकिन रिपब्लिकन्स बस यही कह रहे हैं, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन, ये बाइडेन की वजह से इन्फ्लेशन है। और अगर बाइडेन पुतिन की वजह से कहता है तो ये जंग भी लंबी बाइडेन की वजह से हो रही है, इतने पैसे उधर क्यों दे रहे हैं, ब्लैंक चेक क्यों लिख दिया है यूक्रेन के लिए। तो इस तरह से क्या कह रही हैं कि इकोनॉमिक इश्यूज अब रिपब्लिकन्स के साइड है, उससे बहुत डरे हुए हैं डेमोक्रेट्स। तो इन्होंने क्या किया था, जो तेल की कीमत बड़ी मुश्किल से एक $4 के करीब हो गई थी, उसको नीचे लेकर आया। तो द फियर इज कि जो ऑयल प्राइसेस चेंज किया है ओपेक ने, ये कहते हैं ओपेक प्लस है ना, ओपेक में प्लस में रशिया भी आया था। तो रशिया और सऊदी अरेबिया ने मिलकर जो तेल की कीमतें बढ़ाई है, उससे ये होगा कि जिस दिन लोग वोट डालने जाएंगे उस दिन तेल की कीमत ऊपर बढ़ जाएगी। यानी अब मैं $3.30 देता हूँ, मुझे अच्छी तरह से याद है कि अभी मेरी गाड़ी खाली है, तो अब मैं जब बढ़ाने जाऊंगा तो आई विल पे एटलीस्ट 50 सेंट्स या 40 सेंट्स एक्स्ट्रा। और लोग कहते हैं कि दिस हैज एन एंटी इनकम्बेंसी इफेक्ट, यानी जब लोगों को जेब कतराने लगते हैं, सिवा ये इंडिया में नहीं होता बाय द वे, ठीक है सिवा इंडिया के मोस्ट डेमोक्रेसीज में जब इकोनॉमी अच्छी नहीं है, दे वांट चेंज, दे वांट। इंडिया में ये जो सपोर्टर्स हैं द करंट गवर्नमेंट के, आप कुछ भी कर लें, इकोनॉमी ऊपर जाए नीचे जाए, एज लॉन्ग एज मुसलमानों की पिटाई हो रही है वो वोट उनको मिलते रहेंगे। बट यहाँ पर इट इज क्वाइट पॉसिबल कि डेमोक्रेट्स में लूज 15-20 सीट से द हाउस, एंड सेनेट इज द क्रिटिकल पार्ट। सेनेट एक भी हार जाए इम्बैलेंस है तो वो 49-51 हो जाएगा। तो अगर वो 51 हो गया रिपब्लिकन, तो देन बाइडेन माइट एज वेल गो होम। आइंदा 2 साल वो छुट्टी मनाए व्हाइट हाउस में बैठ के, ही वोंट बी एबल टू डू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास कर सकते हैं और कांग्रेस उनको तंग करेंगी। मुझे लगता कि अगर रिपब्लिकन्स एक भी हाउस ले लें तो वो उनकी फैमिली को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देंगे, उनके बेटे को, हंटर बाइडेन को, और उनके जो यूक्रेन से रिश्वत लेने के जो इल्जामात है, कि वो कहेंगे कि बेटे ने पैसे लिए यूक्रेन से, इसलिए बाप ने सपोर्ट किया यूक्रेन को इतना लंबा। सो ऑल दोस गंद निकलने वाली है। बिल्कुल, और यही सब लोग बात कर रहे हैं कि अमेरिका में भी बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है, क्योंकि ज्यादा फोकस तो हमारा खैर पाकिस्तान, इंडिया और इस तरफ एशिया की तरफ ही रहता है। लेकिन वहां की भी जब बात की जाए तो यही कहा जाता है कि अमेरिका भी कमजोर होता जा रहा है और वहां पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अब होने लगी हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। और थैंक यू वेरी होपफुली मच। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी आपसे। जरूर बहुत जरूर जी, शुक्रिया। आजू जी। थैंक यू।